ज्वाइन कर रहे हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला प्रोग्राम के लिए और पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर माहिर कानून अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। आप मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के। अबूज़र साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे आज जो ये 19 कॉन्विक्ट्स को जो आज रिमिशंस मिली हैं उनकी सज़ाओं में, उनको जो रिलीफ मिला है सवाल ये सबसे बुनियादी तो आयद होता है इस हवाले से कि जो पूरे अरसे में बताया गया कि रेड लाइन्स 9 मई को बड़ी ब्रीच हुई थी, क्रॉस हुई थी और तमाम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और किसी को भी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन आज हमने देखा कि ये जो सज़ाएँ माफ़ की गई हैं ये क्या एक मैसेज दिया गया है और ये बुनियादी सवाल तो ये है कि ये इन द फर्स्ट प्लेस इनको रिलीफ जो है वो क्यों नहीं मिल गया? चाहे वो 26 दिसंबर को जब ये प्रोनाउंसमेंट हमने देखी थी डिसीजन की, तो तभी क्यों नहीं रिलीफ इनको दे दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से होते हैं और 1972 से लेके 2022 तक तकरीबन 1875 ऐसे सिविलियंस थे जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए और 2018 से 2022 तक पीटीआई का जो फेडरल गवर्नमेंट का टेन्योर था 180 ऐसी सिविलियंस थे जिनको आपने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया। नंबर 2 उस चीज़ के अंदर ये है कि आपने जिस चीज़ पे बात की है इसके दो मैं एस्पेक्ट देखता हूँ। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड है, किसी की ख्वाहिश के बगैर या जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अप होल्ड किया है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अपलेंट बेंच ने जो 23 अक्टूबर वाली जजमेंट सस्पेंड की है, उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। एक ये है कि कोई भी सिविलियन जो है अगर वो मिलिट्री लॉज की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करता है तो उसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे जो है सेक्शन 2D1, 2D12 और सेक्शन 59(4) के अंदर लेके आ सकते हैं। अब अगर 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आपके सामने उस वक्त सैकड़ों लोग ऐसे थे कि जिन्होंने इन लॉज़ की वायलेशंस की और उन वायलेशंस के अंदर जो है आपने उनकी फ़िज़िकल पिक्चर्स भी देखी, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा और पाकिस्तान के अंदर पेशावर, मिर्दान, फैसलाबाद, आपके उसके बाद लाहौर, रावलपिंडी, ये सारी जगह ऐसी थीं कि जिसके अंदर आपको इंसिडेंट आए। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने एक रिस्ट्रेंट शो किया और उसमें से सिर्फ 105 लोग ऐसे थे जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो लाया गया और लाने का मकसद ये था कि एक डेटरेंस आए और लॉ की एप्लीकेशन आए कि जिस मैसिव स्केल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एक्टिविटी आई है उसको एक मैसेज दिया जाए। दूसरा उसके अंदर आपके ख्याल में डेटरेंस क्रिएट हो गया है इनको माफी देकर? नहीं, अब दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1875 लोग जो ऐसे थे जिनको अब तक सजाएं दी गई हैं उनके साथ इस तरह का पार्डन का या जो आपका रिमिशन का ट्रीटमेंट है वो आपको हिस्ट्री के अंदर नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर अगर आप किसी को सेंटेंस देते हैं और आर्मी चीफ और या फेडरल गवर्नमेंट उसे कंफर्म कर देती है और उसके बाद ये है कि आप 2 साल तक जितने भी लोग ऐसे थे, आपको ये तीसरा फेज़ नज़र आएगा। पहला फेज़ ये था कि अप्रैल 2024 के अंदर जो था, जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया तो जिनकी सज़ाएं 2 साल से कम थी यानी कि उस पीरियड के अंदर उनकी पूरी थी, उस वक्त भी आर्मी चीफ ने सेक्शन 143 जो था उसको इन्वोक किया, जो उनकी पार है और फेडरल गवर्नमेंट की भी पार है, और उनकी सज़ाओं को रिमिट किया या पार्डन किया और वो घरों को आ गए। दूसरी कैटेगरी अब ये है कि जो 85 रह गए थे, 85 के अंदर जो है आपके सामने 20 फिर वो 2 साल से जिनकी सज़ाएं कम थी उनको फिर सेक्शन 143 का इस्तेमाल किया गया और उनको घर भेज दिया गया। और सिर्फ 48 लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने चूंकि 2 से ज़्यादा सज़ाएं थी तो उनको आपने कोर्ट ऑफ अपील के अंदर सेक्शन 133B के नीचे भेजा और अगर वो मुतमिन नहीं है तो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता जाएगा। लेकिन ये सारी सेंटेंसेस जो हैं अलीना, ये सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो 7 जनवरी को उसके करने जा रहा है। उससे डिटर्मिन होगा कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का फेट टू द एक्सटेंट ऑफ सिविलियन किस तरह आएगा और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस तरह जो 52 साल से एक प्रैक्टिस चली आ रही थी उसको किस तरह डील करती है। मैं अबूज़र साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी। हाफिज साहब ने बीच में एक बात मेंशन की कि मिलिट्री अथॉरिटीज की तरफ से काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया गया। एक सवाल ये भी जरूर आयद होता है अबूज़र साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी थी और इनको अगर ये जो रहम की अपील कर रहे थे ये तमाम मुजरमान, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं अपने इन तमाम वर्कर्स को डिफेंड किया? या एक बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार पर और रोल पर ये सवाल आयद हो जाता है कि वो अपने वर्कर्स के साथ परहैप्स उनके पीछे नहीं खड़ी थी और उनको बहरहाल उनकी सजाएं माफ करने की तरफ जो है वो फिर मामलात आते हुए देखे गए।
देखें, हाफिज साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं उससे डिसएग्री करूंगा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। देखें, काफी लोगों को शायद 9 मई शुरू होता होगा कि तनसीबात पे जो अटैक हुआ है वहां से। मेरा 9 मई शुरू होता है जब मेरे पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पहचान बनती है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विसिनिटीज के अंदर से घसीट के कमांडो एक्शन करके हाई कोर्ट की बिल्डिंग को तोड़ के, उसके शीशे तोड़ के, उसका फर्नीचर तोड़ के घसीट के लेके जाया गया। और जब उसको गाड़ी में बिठाया गया तो वहां पे उसको सॉरी भी किया गया और बिल्कुल कामनेस दिखाई गई। क्या आपने लोगों को इश्तिहाल नहीं दिलाया उस दिन? पहला सवाल तो मेरा ये बनता है। उस चीज की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? उसकी तो अभी तक FIR भी नहीं कटी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग की कोई तकरीम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उसको तोड़ा गया, कोई इसमें एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या उस दिन जो पुलिस थी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, जो इनकी ड्यूटीज थी कैंट के अंदर या तनसीबात के पास, उन्होंने अपना लॉफुल जो उनकी ड्यूटी थी वो परफॉर्म की? नहीं की। क्या जो ट्रायल्स हुए मिलिट्री कोर्ट में, क्या उसके अंदर CCTV फुटेज जो है पूरी की पूरी शुरू से लेके आखिर तक की वो एज एविडेंस प्रोड्यूस की गई? नहीं की गई। और दूसरी बात, ये जो माफी दी गई, लेकिन पहला सवाल तो ये बनता है, जो ये माफी जिस बिल्डिंग पे खड़ी है, जिस सुपर स्ट्रक्चर पे खड़ी है, क्या उसकी बेसिस लीगल है या उसकी बेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, मेरी नजर में नहीं है। क्योंकि आपने जो इनका गिल्ट डिटरमिन किया है, जिन लोगों को माफ किया है, वो आपने एक इंडिपेंडेंट फोरम के थ्रू नहीं किया। मेरे इस मुल्क का आइन कहता है आर्टिकल 175 के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो सेपरेट हैं। उनका फंक्शन आप अमेलगमेट नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। इन्होंने सेपरेटली काम करना है। यही 2000 साल पुराना सदियों भरा कानून है कि सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल एक जमहूरियत के अंदर, एक रिपब्लिक के अंदर होता है, जो आपने नहीं इसको रिस्पेक्ट किया। फिर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं मेरा राइट है टू फेयर ट्रायल, आपने मुझे वो दिया? नहीं दिया। क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव के अफसर, जो एक आर्मी का सर्विंग ऑफिसर है, वो मेरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, वो मेरा जज था। फिर आपने मेरा ट्रायल इन कैमरा किया, आपने बिहाइंड क्लोज डोर किया, तो मेरा राइट टू पब्लिक ट्रायल कहां गया, जो आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है? तो ये सारा जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया, इसमें ना मेरा ड्यू प्रोसेस मुझे दिया गया, ना मुझे राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो सारी है वो सारी वॉयलेट की गई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप मेरा गिल्ट माफ भी कर दें, लेकिन जो फर्स्ट इलीगैलिटी है जो कमिट हुई टुवर्ड्स कन्विक्शन, जो आखिर तक जाके वो कहीं नहीं ठहरती, वो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स वो गिर जाती है। तो मैं इस चीज को, मेरे नजर में तो ये इररिलेवेंट है, अगर आपने माफी भी दे दी या आपने या इनवैलिड जो ट्रायल था तो उसको वैलिड तो नहीं कर देगा। सो PTI का मौकफ ये क्लियर है कि हम इस मिलिट्री ट्रायल को नहीं मानते जो आपने सिविलियंस का किया। अब हाफिज साहब कह रहे हैं जी बहुत लोगों के हुए खान साहब में, ये बताएं लोगों के नाम जरा बताएं क्या वो, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, मुस्लिम लीग नवाज के लोग थे, या कोई स्टूडेंट्स थे, कोई इंजीनियर्स थे, कोई बैरिस्टर्स थे? क्या ये लोग थे या वो तहरीके तालिबान के लोग थे? आप बताएं मुझे, वो लश्कर जंगवी के लोग थे? क्या आपने तहरीके इंसाफ को उनके साथ बिठा के उनका ट्रायल करना है? वो आपने 2015 में फिर तरमीम क्यों की आइन में, जब आपने तालिबानों को ट्राई करना था अंडर द आर्मी में? 2-3 चीजें हैं अबूजर साहब, इस पे मजीद 2017 में 12 तरमीम की, 4 साल आप ये करते रहे क्योंकि आपको टेररिस्ट को ट्राई करना था। ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी के 17 साल 18 साल के लड़के थे, यंग लड़के थे, जिनको आपने मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल दिया। राइट, मैं हाफिज साहब, मैं इस ट्रायल को नहीं मानते, ये सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अभी भी यही पोजीशन है, प्रिंसिपल हमारी यही पोजीशन रहेगी। तो ये पार्डन मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। अबूजर साहब, मैं हाफिज साहब की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूंगी। आपको नजर आ रहा था कि एक प्रेशर का सामना भी पाकिस्तान कर रहा था जब से ये फैसले सामने आना शुरू हुए, और जो ICCPR के आर्टिकल 14 का भी हवाला दे के यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वो भी एक इंतहाई एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था वहां से भी। सो ये आज की रिमिशंस इन एनी केस आपके ख्याल में वो इम्प्रेशन को डाइल्यूट नहीं कर सकेगा, जो कि अभी न्याजी साहब भी कह रहे हैं कि बुनियाद भी उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही खोखला था, क्योंकि वो अगेन ट्रांसपेरेंसी पे, इस पूरे ट्रायल की शफाफियत पे बहुत बड़ा सवाल आयद होता है। अच्छा, एक तो अलीना बात ये है कि मैं और अबूज़र मेरे भाई हैं, हम जो भी बात करेंगे हमारी ओपिनियन तो हो सकती है, बट हमारी ओपिनियन जो है वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज नहीं कर सकती।
1972 से लेके 2023 तक, अब तक जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी और इवन जो फर्स्ट सेंटेंसेस भी अनाउंस की गई थी अप्रैल 2024 के अंदर, किसी भी फॉरेन कंट्री ने जो है, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या बरतानिया हो, कभी किसी ने पाकिस्तान के मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं जिनके अंदर सिविलियंस को पिछले 50-52 साल से ट्राई किया जाता रहा है, कभी भी ये नहीं कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है या फेयर ट्रायल की वायलेशन है या एक्यूज को राइट नहीं दिया जा रहा या फेयर अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दिया जा रहा। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि जी इन वायलेशंस है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, अबूजर नहीं करेंगे, इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेंगी। पाकिस्तान की अदालतें 1975 से लेके 2023 तक ये तय करती रही हैं कि ये ट्रायल जो हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन है, फेयर ट्रायल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन हो या एक्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तीसरी वो चीज़ है जो बार बार हमें कही जाती है कि जी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर 21st कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहता हूं कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक ओवर एंड अबव मामला था जो पार्लियामेंट ने एपीएस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके अपने आप को रीअसर्ट किया। लॉ तो 1967 का था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर सनसेट क्लॉज को मान लिया जाए तो फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो 23 अक्टूबर को ये फैसला करती कि 21वीं आईनी तरमीम चूंकि ख़त्म हो गई है, लिहाजा इस वक्त मिलिट्री लॉ अप्लाई नहीं करता और सारी प्रोसीडिंग जो है हम उसे विशिएट करते हैं, नल एंड वॉइड है। क्यों उन्हें ज़रूरत पेश आ गई कि 1967 के लॉ को, जो 62-63 साल पुराना है, जिसको बार बार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करती रही और ट्रायल उनके होते हुए उन्हें अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जबकि इंट्रा वायरीज जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कह ले तो उससे बड़ा बेंच उसे अल्ट्रा वायरीज कर सकता है। फिर तीसरा आर्गूमेंट जो दिया जा रहा है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, आपको याद होगा कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नीचे 250 के करीब ऐसे लोग थे जिनके सिविलियंस के थे, उनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए। अब सिविलियन हर वो है जो उस लॉ की वायलेशंस करे, और वो आपका आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, सेक्शन 2D1(2) और सेक्शन 59(4) है। तो पीटीआई ने जब वो सारी सजाएं सेट असाइड हुई थी तो फेडरल गवर्नमेंट उन सारी सजाओं के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और उन्होंने ये कहा कि 1967 का लॉ भी ठीक है, ये अमेंडमेंट्स भी ठीक है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन नहीं है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशंस नहीं है, और पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला गलत किया है। और पीटीआई की एज ए फेडरल गवर्नमेंट उस कंटेंशंस को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने माना और 2019 से वो सेंटेंसेस सस्पेंड हुई, यानी कि वो जजमेंट सस्पेंड हुई, और आज भी मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज का अलीना ये इशू नहीं रहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल सिविलियंस के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये तो प्रॉब्लम उस वक्त आई कि जब 9 मई के बाद एक ऐसा इंसिडेंट आया। और दूसरा, इंटरनेशनली जिन पे बात की जाती है, जब कुलभूषण का भी ट्रायल हुआ था तो आईसीजे ने आपके मिलिट्री ट्रायल्स को जो था उसको माना था, उस प्रोसेस को, और कहा था कि आप कर सकते हैं लेकिन आपको एक राइट ऑफ अपील जो है वो देना चाहिए। अब ये है कि राइट ऑफ अपील सेक्शन 133B में भी प्रोवाइडेड है, आप हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इन सेंटेंसेस को कंफर्म करती रही हैं। तो लिहाजा इस स्टेज पे कहना, मैं समझता ये पॉलिटिकल आर्गूमेंट तो हो सकता है, और अभी भी ये चीज़ें ये हैं कि इनकी डिटर्मिनेशन जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट को 62-63 साल बाद ख्याल आ गया कि 1967 का लॉ जो था वो गलत था, और कभी भी इस तरह नहीं हुआ, आप जितनी भी दुनिया भर के जजमेंट्स निकाल लें, कभी सुप्रीम कोर्ट 60-65 साल पुराने लॉज जो है उनको इनवैलिड नहीं करती। जब बार बार उसको वैलिड करते, 75 में किया, उसके बाद शाहिदा अब्बासी का केस 1995 में आया, उसके बाद 2007 के अंदर मुश्ताक अहमद का केस आया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस आया जिसमें 14 जजेस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकते, फिर 2017 के अंदर आया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें थोड़ा सा जो है वो आना चाहिए। और जिस रिएक्शन की बात करते हैं, क्या वो रिएक्शन जो था पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर इतने लेवल पे जो है आप उसे लीगली जस्टिफाई कर सकते हैं या लीगल डिफेंस ले सकते हैं? और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो आपका है उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आपका कानून शहादत भी अप्लाई करता है, और आपका जो है उसके अंदर अप्लाई करता है, आपका CRPC भी अप्लाई करता है। और अभी भी मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने किया उन्हें यह किया गया। इससे आगे जाके लेट्स वेट के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है, उस वक्त आप देखें, और जो भी वो फैसला करे उसके ऊपर मेरा, आपका, सबका राय देने का एक हक है कि क्या फैसला वो ठीक है या नहीं है। लेकिन स्टेट में कह देना कि ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जब आइन और कानून, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहीं ये लॉ ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये
पॉलिटिकल आर्गुमेंट है, इसके अंदर लीगल वेटेज जो है वो कम है। और नाज़ी इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।